हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 में क्या लिखा है। मानवाधिकार की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय निकाय। मानवाधिकार की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय निकाय में इसका लघु अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर। दोस्तों, इसमें प्रश्न नंबर 1, मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र आयोग। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार कमीशन इवन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स फरवरी 1946 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक परिषद द्वारा स्थापित मानवीय अधिकारों के संयुक्त राष्ट्र कमीशन मानवीय अधिकारों के संरक्षण की समस्या के पुनरीक्षण की अस्थायी मशीनरी के निकटतम पहुँचे या उपागम है। यह आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा स्थापित 6 कार्यकारी कमीशनों में से एक है। इसकी स्थापना के निबंधनों के अनुसार कमीशन की निम्नलिखित विषयों पर रिपोर्ट तथा संतुष्टि तैयार करना था। पहला है मानवीय अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय बिल। दूसरा, सिविल स्वतंत्रताओं, महिलाओं की पारिस्थितिक सूचना की स्वतंत्रता तथा समान अन्य विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों एवं घोषणाओं को तैयार करना। अल्पसंख्यकों का संरक्षण। चौथा नंबर, प्रजाति, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकना। चौथा नंबर, मानवीय अधिकारों के संबंधित अन्य मामले। प्रश्न नंबर 2 में मानव अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय बिल क्या है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय से ही मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय बिल के लिए प्रारंभ हो गया था। 30 वर्षों के पश्चात 23 मार्च 1976 को वास्तव में मानव अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय बिल अस्तित्व में आ गया है। 30 मार्च 1976 ईस्वी को नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय संविदा 1966 में इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1965 लागू हो गई है। क्योंकि उक्त तिथि को निर्धारित राज्यों की संख्या ने इसकी समर्थन कर दिया है। इसके पूर्व 3 जनवरी 1976 को आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की संविदा 1966 इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स 1966 निर्धारित राज्यों की संख्या ने अनुसमर्थन कर दिया था तथा उक्त तिथि से लागू हो गया था। ये दोनों प्रसंविधाएं मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा पर आधारित है। मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, उपर्युक्त दोनों प्रसंविधाएं तथा ऐच्छिक प्रोटोकॉल मिलकर मानव अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय बिल कहलाते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 में दोस्तों क्या है, मानव अधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त के महत्व की व्याख्या कीजिए। अब इसमें व्याख्या करना है। व्याख्या में क्या है, सभी व्यक्तियों द्वारा सिविल, राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों की अभिवृद्धि करने तथा उन्हें संरक्षित करने के लिए महासभा ने 20 दिसंबर 1993 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के पद को सृजित किया है। यह पद महासभा ने अपनी तीसरी सहमत की रिपोर्ट पर सृजित किया था। महासभा के संकल्प में यह प्रावधान किया गया था कि उच्चायुक्त की नियुक्ति महासचिव द्वारा की जाएगी, किंतु नियुक्ति का अनुमोदन महासभा द्वारा किया जाएगा। उच्चायुक्त और महासचिव की श्रेणी में 4 वर्ष तक कार्य करेंगे। उच्चायुक्त का कार्यालय जेनेवा में स्थित होगा, जिसकी शाखा कार्यालय न्यूयॉर्क में होगा। इक्वेडर के जोस आयल लसो महासभा द्वारा 14 फरवरी 1994 को अनुमोदन करने के बाद प्रथम उच्चायुक्त को मानव अधिकार से संबंधित कई कर्तव्य प्रदान किए, जिसमें निम्नलिखित मुख्य हैं। पहला, मान्यता प्राप्त मानव अधिकारों को प्रचारित करना। दूसरा, राज्यों की सरकारों से मानव अधिकारों के प्रति सम्मान में वृद्धि करने के लिए वार्तालाप करना। तीसरा, मानव अधिकारों की अभिवृद्धि तथा उनके संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र की सभी क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित करना। चौथा, मानव अधिकारों का पर्यवेक्षण करना। पांचवा है, उच्चायुक्त मानव अधिकार आयोग को वार्षिक रिपोर्ट पेश करेंगे, जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा महासभा को पेश की जाएगी। प्रश्न नंबर 4 में क्या है दोस्तों, मानव अधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ के योगदान की विवेचना कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में मानव अधिकारों तथा मूल स्वतंत्रताओं
में अभिवृद्धि तथा उसके संरक्षण के लिए कई प्रावधानों को शामिल किया गया है। चार्टर की उद्देशिका अपने प्रथम महत्वपूर्ण परिच्छेद में प्रावधान करती है, संयुक्त राष्ट्र के लोग मूल मानव अधिकारों के प्रति मानव की गरिमा तथा महत्व के प्रति पुरुषों और स्त्रियों तथा बड़े और छोटे राष्ट्रों का समान अधिकारों के प्रति निष्ठा को पुनः अभिपुष्ट करने के लिए दृढ़ संकल्प करते हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 के परिच्छेद 3 में वर्णित उद्देश्यों में से एक मूल वंश, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर विभेद किए बिना सभी के लिए मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की अभिवृद्धि करने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग उत्पन्न करना है। इस प्रकार मानव अधिकारों के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अधिकतम स्वतंत्रता तथा गरिमा प्राप्त करना है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य चार्टर के अनुच्छेद 56 के अधीन अनुच्छेद 55 में वर्णित प्रयोजनों की पूर्ति के लिए संगठन के सहयोग संयुक्त या पृथक रूप से कार्यवाही करने की प्रतिज्ञा करते हैं। अनुच्छेद 55 में मूल वंश, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर भेद किए बिना सभी के लिए मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति विश्वव्यापी आदर तथा उनके पालन को शामिल किया गया है। चार्टर में न तो मानव अधिकार की परिभाषा दी गई है और न ही उसमें मानव अधिकारों की सूची दी गई है। मूल स्वतंत्रताओं तथा मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों का भी प्रावधान चार्टर में नहीं किया गया है। यद्यपि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में चार्टर के प्रारूप के समय लैटिन अमेरिका राज्यों द्वारा यह कहा गया था कि चार्टर में अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पद को शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन अधिकारों को विनिर्दिष्ट सूची को तैयार नहीं किया जा सका है। अब प्रश्न नंबर 5 दोस्तों, इसमें क्या दिया, मानव अधिकार परिषद की संरचना पर टिप्पणी लिखिए। इसमें क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है। अब इसमें उत्तर में क्या लिखना है, 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव 60/251 द्वारा मानव अधिकार कमीशन के स्थान पर मानव अधिकार परिषद की स्थापना की है। मानव अधिकार परिषद का मुख्यालय जेनेवा में है तथा यह महासभा का एक गौण अंग है। 5 वर्षों बाद महासभा इसकी प्रशस्ति का पुनरीक्षण करेगी। महासभा का एक गौण अंग है। 5 वर्षों बाद महासभा इसकी प्रशस्ति का पुनरीक्षण करेगी। महासभा ने यह भी निर्णय लिया है कि मानव अधिकार परिषद मानव अधिकार कमीशन के अधिकार एवं जिम्मेदारियां ग्रहण करेगी तथा 1 वर्ष पश्चात इनका पुनरीक्षण करेगी। परिषद में 47 सदस्य होंगे, जिन्हें प्रत्यक्ष या व्यक्तिगत रूप से महासभा के सदस्यों मत दान द्वारा बहुमत द्वारा चुना जाएगा तथा सदस्यता प्रादेशिक दलों में साम्यपूर्ण विभाजन पर आधारित होगा। यह विभाजन निम्नलिखित प्रकार से होगा। पहला, अफ्रीका दल 13, एशिया दल 13, पूर्वी यूरोपीय दल 6, लैटिन अमेरिकी एवं कैरिबियन दल 8, पश्चिमी यूरोपीय एवं अन्य दल 7। दल के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होगा तथा 2 बार लगातार चुने जाने के पश्चात वे निर्वाचन योग्य नहीं होंगे। प्रश्न नंबर 6 में महिलाओं पर हुए चौथे विश्व सम्मेलन पर टिप्पणी लिखिए। महिलाओं पर चौथा विश्व सम्मेलन बीजिंग, चीन में 4 सितंबर से लेकर 15 सितंबर 1995 तक हुआ था। महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित विश्व सम्मेलनों की श्रृंखला में यह चौथा सम्मेलन है। इन सम्मेलनों में महिलाओं, जिनकी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की आधी है, के मानव अधिकारों की नींव या आधारशिला रखने का कार्य किया है। महिलाओं पर प्रथम विश्व सम्मेलन मैक्सिको शहर में 1975 में हुआ था। इस सम्मेलन ने समानता का विकास तथा शांति पर बल दिया है। महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र दशक 1976 से 1985 के दौरान समानता, विकास तथा शांति पर अधिक बल दिया गया है। महिलाओं पर द्वितीय विश्व सम्मेलन कोपेनहेगन में 1980 में हुआ था। इस सम्मेलन में उपर्युक्त मुख्य विषयों के 3 उप विषय शिक्षण, नियोजन एवं स्वास्थ्य जोड़े गए हैं। महिलाओं पर द्वितीय विश्व सम्मेलन नैरोबी में 1985 में हुआ था। इस सम्मेलन में उपर्युक्त 3 विषयों को महिलाओं की उन्नति के लिए 2000 तक के नैरोबी अग्रिम मुखी रचना कौशल महिलाओं पर चौथ विश्व सम्मेलन बीजिंग, चीन में 4 से
15 सितंबर 1995 तक हुआ था। इसे समानता, विकास एवं शांति के विषयों में आगे बढ़ाया गया है। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन का एक गठन एक ब्रिटिश वकील पीटर बेंसन द्वारा मई 1961 में किया गया था। इसका मुख्यालय लंदन में है। यह मानव अधिकारों की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध एक विश्वव्यापी संगठन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल विश्व भर में सभी जगह ऐसे कैदियों को छुड़ाने का प्रयत्न करता है जो अपनी राजनैतिक व आध्यात्मिक विचारधारा, विशेष नस्ल और जातिगत आधारों पर बंद है, तथा जिन्होंने किसी भी प्रकार की हिंसा में भाग न लिया हो। साथ ही यह संगठन उत्पीड़न और मृत्युदंड के विरुद्ध भी आवाज़ उठाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था में अपनी उपलब्धियों के लिए 1977 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब आ जाते हैं दोस्तों मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा यह अधिकार पत्र मूल अधिकारों से संबंधित प्रथम लिखित दस्तावेज है। मैग्ना कार्टा द्वारा ही अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जॉन से नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त की थी। इस दस्तावेज को मूल अधिकारों को जन्मदाता कहा जाता है। इसके बाद समय समय पर सम्राट ने अनेक अधिकारों को स्वीकृति प्रदान की है। अंत में 1689 ईस्वी में बिल ऑफ राइट्स नामक दस्तावेज लिखा गया है, जिसमें जनता को दिए गए सभी महत्वपूर्ण अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं को समाविष्ट किया गया है। फ्रांस में सन 1789 ईस्वी में जनता के मूल अधिकारों की एक पृथक प्रलेख की घोषणा की गई है, जिसे मानव एवं नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम अमेरिका में पूर्ण संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है। इस प्रकार यह दस्तावेज मैग्ना कार्टा एक लंबे और कठिन संघर्ष का परिणाम था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।